अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ हैं डीसीपी हेडक्वार्टर सिक्योरिटी से श्री सिकंदर सर। सिकंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, जैसे कि देखा गया है इस समय हम सीधा बात करते हैं कोरोना काल से शुरू। आप उस समय नई दिल्ली में थे, सेंट्रल दिल्ली में। तो सेंट्रल दिल्ली में किस तरीके से कोरोना उस समय पीक पे था, और कहा जाता है कि सीनियर अफसर ने भी आपके जिस तरीके से कार्य किया उसकी तारीफ की है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बताएं उस समय की, ऐसे डिफिकल्ट समय में आपने किस तरीके से कार्य किया। लास्ट ईयर की बात है, जब सबसे पहले कोरोना दिल्ली में फैला था तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का एक थाना है चांदनी महल थाना। तो चांदनी महल थाना में सबसे ज़्यादा प्रभाव शुरू में हुआ था। तो वहाँ को रोकथाम करने के लिए हमने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी। उस समय जो था, सबसे पहले था कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने की ज़रूरत थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एक बार ट्रेस किया जाए ताकि वो दूसरों को फैला ना पाए। एक तो ये था। दूसरा ये था लोगों को जागरूक करना, ताकि उस समय जो नई नई चीज़ें आई थी कैसे बचना है तो लोगों तक पहुंचाना एक ज़रूरी काम था। तो सोशल डिस्टेंसिंग करना, लगातार आप हाथ को सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए। इससे रिलेटेड हम मार्केट में चाहे घूम करके लोगों को अवेयर करने की बात हो, या हमने एक सेलिब्रेशन टाइप किया था। हमने वेस्ट, जो पेपर का वेस्ट बना करके लोगों को पहनाया भी था, जिस पे ये लिखा रहता था कि 2 गज की दूरी बना करके रखें। तो ऐसे कई सारे हमने प्रयास किए थे, जिसके कारण हुआ कि 1 महीने के अंदर ही वहाँ जो कोविड का इन्फेक्शन रेट लगातार तेज़ी से फैल रहा था वो काफ़ी कम हो गया था। सर, दिल्ली पुलिस की छवि जी पिछले 2 साल में जितना ग्राफ था उससे और ज़्यादा सुधरी है। अब लोग भी कहते हैं दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। जी कंटेन जोन में जब लोग जाने से डरते थे उस समय दिल्ली पुलिस खड़ी होती थी। और मतलब आप ये लगाए कि फैमिली को छोड़ के पुलिस, तो उस समय कोई डर या भय ऐसा था, या ऐसा कुछ था कि जान बचानी है लोगों की। हाँ, एक नोबेल काउज था, क्योंकि हम तो हमेशा करते हैं काम, ये क्राइम प्रिवेंशन की बात हो या डिटेक्शन की बात हो या इन्वेस्टिगेशन हो, ये सब तो पुलिस लगातार करती रही है। लेकिन जो एक वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच रहता है पुलिस का, ऐसे भी बाकी दिनों में भी करते हैं, लेकिन कोविड के दौरान में ये बहुत आगे उभर करके आया है। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस किया और इस चीज़ की प्रशंसा की। और आप देखेंगे कि एक अच्छा काम था जब लगातार लेबर्स, आप देखिए रोड पे इतने सारे एक के बाद एक जा रहे थे, उनके लिए खाने का प्रबंधन करना आपको होता है। फिर लोग कई ऐसे भी थे कि फैमिली भी छोड़ देती थी लोगों को, उन्हें लगता था, डर बहुत ज़्यादा था। ऐसे जगहों पे भी पुलिस जा कर के लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनके इलाज कराना, और भी आगे जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती थी वो करते। जैसे सीनियर सिटीजन्स थे, सीनियर सिटीजन जो अकेले रह रहे हैं, पुलिस उनको घर तक उनका राशन तक प्रोवाइड करके आती थी। तो ऐसी चीज़ें पुलिस तो करती है वेलफेयर में जस्ट, लेकिन कोविड के दौरान ये चूँकि दिखा लोग और ज़्यादा, तो इसकी प्रशंसा हुई ज़्यादा। सर, बहुत से दिल्ली पुलिस के सिपाही शहीद हुए जी, और कोरोना से लोग गए, फैमिली वाले भी गए। उसमें सीपी साहब ने भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ के केस किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ऊपर के सीनियर अफसरों का सहयोग मिलता है तो एक हौसला अफजाई बढ़ती है, क्या कहेंगे इस बारे में? कि हाँ बिल्कुल, जब सीनियर ऑफिसर्स आपको ग्राउंड पे दिखते हैं कि वो आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं तो आप में भी मोटिवेशन आती है कि आप क्यों नहीं करें। फिर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को भी मोटिवेट करते हैं, तो पूरी की जो टीम वर्क होता है वो निकल करके आती है। और वो कोविड काल में हमने देखा, दिल्ली जैसे छोटे जगह में जितने केस आए हैं और जितनी सुविधाएँ थी, उसको देखते हुए पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, आप बहुत जैसे उम्र ज़्यादा तो नहीं, आप IPS बने हैं, तो थोड़ा सा अपना IPS जिस बचपन से लेके अब तक की थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से कुछ ऐसी तकलीफें आई या प्रॉपर आपकी जो लाइफ थी, जैसे कोई आइडियल होते हैं, कोई आपके ऐसे आइडियल थे कि IPS बनने के समय कि किसी को देख के आप बने? मेरे पिताजी पुलिस सर्विस में हैं, वो एक कांस्टेबल ही भर्ती हुए थे। चूँकि वो रेसलिंग में थे तो रेसलिंग के कारण उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। तो धीरे धीरे करते करते वो इंस्पेक्टर लेवल पे जा कर के वो रिटायर हुए थे। तो चूँकि वो पुलिस में थे तो पुलिस ऑफिसर से लगातार मेरी मुलाकात होती थी बचपन में, तो उनकी लाइफ को देख करके एक अट्रैक्शन तो होता ही है। तो वो अट्रैक्शन थी मेरे मन में, तो शुरू से डिसाइडेड था कि पुलिस सर्विस ही करनी है। अब चाहे ऑफिसर्स की मिलती या कोई भी रैंक मिलती, मैं पुलिस की सर्विस ही करता। तो तैयारी के दिनों से ही, जब से मैं दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन हुई रामजस कॉलेज में,
तो उस समय से ही मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है और उसमें पुलिस सर्विस को ही ज्वाइन करना है। तो मेरे प्रथम प्रयास में 2009 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। आप में सर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि जिस तरीके से आप IPS बने और लोगों को भी इंकरेज कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने आपकी बुक लॉन्च हुई है जी। तो उस बुक के बारे में बताएं कि वो किस तरीके की है, क्या है उसमें बुक। ये जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से भी मुझे पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा है। इवन जॉब ज्वाइन करने के बाद भी बच्चे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार आपसे चाहते हैं कुछ गाइडेंस मिले। तो मैं पढ़ाता हूँ अभी भी ऑनलाइन। अब तो चूँकि कोविड के दौरान में आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं लोगों से, दूर जो हैं आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे घर तक भी आ जाते थे कि आप गाइड कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके मन में बहुत शंका होती है कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए। तो उन्हें जो सबसे आसान तरीका बोलिए या उन्हें लगता है कि बहुत एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आप उनको गाइड कर दीजिए तो आपकी बातों को मानते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। और अगर आपकी बातों को फॉलो करके कोई अगर सेलेक्ट हो जाता है तो जो खुशी आपको मिलती है उसके मुकाबले कोई भी खुशी नहीं होती है। तो इस कारण से लगातार मेरा पढ़ाने में रुचि रही है, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। इसी बीच चूँकि मेरे पास अपने तैयारी के दौरान भी मेरे पास कुछ मटेरियल इकट्ठा हो रखा था, फिर बच्चों को लगातार गाइड करते हुए भी मैं करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड चीज़ें पढ़ा करता था। तो बच्चों ने ही आइडिया दिया कि क्यों ना इसी चीज़ को एक कंपाइल करके एक बुक फॉर्म बना दिया जाए। तो इकोनॉमिक्स की बुक, चूँकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है और इंडियन इकोनॉमी मैंने काफ़ी दिनों तक बच्चों को पढ़ाया भी है ऐसे ही एज ए हॉबी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इंडियन इकोनॉमी जो बुक है, GS पेपर, UPSC के सिविल सर्विसेज का GS पेपर होता है, उसमें इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक बुक अभी प्रकाशित कराई है। सर ये कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ मिल सकता है? ये प्रकाशक के पास भी अवेलेबल है और अमेजन पे भी ये अवेलेबल है। हमारे पास कुछ ऐसा है इस समय बुक जो आपकी है प्रिंट? ऑनलाइन में दिखा पाऊँगा अभी। जी। ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हैं उससे। सर ये तो हुई बुक से रिलेटेड। आप जैसे कि बताया आपने कि क्लासेस देते हैं बच्चों को या जैसे जरूरतमंद है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के? कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते होंगे कि मतलब कंफ्यूज हो जाना या उनको क्लियर करना, तो उस समय कैसा महसूस लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं और जो नई जनरेशन आ रही है, आप देखेंगे कि वो हमारी जनरेशन से और ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका जवाब आपको वहाँ बोलना पड़ता है कि नहीं, मैं एक बार फिर से पढ़ करके एक बार क्लैरिफाई करके आपको बताऊँगा। तो है, वो हर एक किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, तो नई चीज़ें लगातार आती रहती हैं। सर दिल्ली पुलिस की जो ड्यूटी है बहुत हार्ड है, सब जानते हैं। जब कभी फ्री होते हैं या ऐसा कुछ शौक आपको, हमने सुना है कि आपको क्रिकेट का भी शौक है, जी। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्रिकेट के बारे में कैसे बचपन से है, और सुना है टीम भी है क्रिकेट की दिल्ली पुलिस वाला, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप। हाँ, तो बचपन से ही क्रिकेट का मुझे शौक रहा है। स्कूल में या इवन कॉलेज की टीम से भी मैं खेला करता था। और चूँकि पुलिस का जॉब आप जानते हैं कि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और रिफ़्रेशमेंट के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ हॉबी चाहिए होती है आपको मेंटली हेल्दी रखने के लिए। तो क्रिकेट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक टीम है अभी जिसमें हमने सुपर कॉप्स नाम रखा हुआ है। उसमें ऐसे लोग हैं या तो पुलिस में काम कर रहे हैं या जो पुलिस में काम करने वाले के बच्चे हैं, यानी कि पुलिस से जुड़े हुए लोग ही उस टीम में हैं। और जब भी हमें छुट्टी मिलती है सैटरडे या संडे में, तो हम लगातार मैचेस खेलते हैं। क्योंकि क्रिकेट से मैंने ये सीखा है, मैं बच्चों को ही बताता हूँ अपने जो क्लासेज होते हैं उसमें, कि खेल आपको ये सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन ख़राब चल रही होती है आपकी, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहिए, कोई एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पे वो चेंज हो जाएगी चीज़ें। जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, आपसे कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है, लग रहा है कि आप पूरी तरीके से हार जाएंगे, एक विकेट गिरता है, आप देखते हैं 1 विकेट के बाद 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, और फिर आप जीत जाते हैं। तो ऐसा ही जीवन के साथ है। आपको एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी, आपको लगता है बहुत ख़राब चल रहा है, आपके फेवर में एक पक्ष गया, एक चीज़ गई, आप उस पर हावी हो जाते हैं और फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना। एक सर आखिरी सवाल, युवाओं बच्चों के लिए कुछ ऐसा संदेश कि वो प्रेरित हों कि यूपीएससी या किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से मेहनत करें, या कुछ एक अपनी तरफ से ऐसा मैसेज कि बच्चे उससे प्रेरित हों? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है कि लक्ष्य पता नहीं होता, कभी वो बोलेंगे मुझे ये करना है, कभी ये करना है। तो ऐसे सिचुएशन में होता है कि आपका फुल जो एफर्ट है वो लग नहीं पाती है। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप टारगेट डिसाइड कर लीजिए।
दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को असेस करिए कि क्या जो टारगेट है उसको काबिलियत है मेरे में उसको पूरा करने की, तो आप देख लीजिए कि हाँ मैं काबिल हूँ। यहाँ मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि अभी आप काबिल हैं, आपको लगता है कि हाँ कर सकते हैं। दूसरी ये होती है कि नहीं, मेरे में भी कुछ कमियाँ हैं, लेकिन मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं उस तक पहुँच सकता हूँ। तो दोनों चीज़ आप निर्धारित कर लीजिए, क्या कमियाँ रह गई हैं जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। टारगेट आपका निर्धारित होना चाहिए और फिर आप मेहनत पर लग जाइए। होगा ऐसा भी होगा कि आप एक बार में सफल नहीं होंगे, 2 बार में सफल नहीं होंगे। लगातार आपको प्रयास जारी रखने की ज़रूरत है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप दीवार पे आप लिख दीजिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लगातार आप उसके लिए काम करते रहिए। मैं बोलता हूँ 100% आप सफल होंगे। तो डाइवर्ट ना हो, आत्मविश्वास रखें, चाहे प्रेरणा कहीं से भी मिले, चाहे आपको पिताजी से मिले, माताजी से मिले, फ्रेंड से मिले, आपको अंदर से मिले, उस प्रेरणा को लेकर के लगातार आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, युवा जो नशे के अंदर जा रहे हैं, टूट रहे ज़रा, उसके बारे में क्या जानना चाहिए? हाँ, नशा तो आप जानते हैं कि नशा बहुत सारी युवाओं की लाइफ बर्बाद कर सकती है और कर भी रही है। इवन पुलिस के लेवल पे भी हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। 2 तरह के प्रयास होने चाहिए। एक तो अवेयरनेस की बात है, स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के हम इनकी जो खराबियां हैं कि अगर आप नशा करते हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत है। दूसरा, एक पुलिस के लेवल पे भी हम लोग जो रोकथाम करने के लिए, जो लोग सप्लाई लेकर के आ रहे हैं नशीली चीज़ों का, उनको भी रोकना, उन पे कड़ी कार्रवाई करना, दोनों स्तर पे काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें मेरा मानना है कि पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है, टीचर्स का भी काफ़ी रोल है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर समय या तो घर में होते हैं तो पेरेंट्स के कांटेक्ट में होते हैं, या स्कूल्स में हैं या कॉलेज में है तो टीचर्स के कांटेक्ट या साथियों के कांटेक्ट में होते हैं। तो वहाँ पे उनको गाइड करने की आवश्यकता होती है कि नहीं, इन तरह की गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं। हो सकता है कि 5 सेकंड के लिए वो खुशी देती है, लेकिन वो जीवन आपकी बर्बाद कर सकती है।